जय हिंद साथियों, मैं सपना पटेल आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का सेशन जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी के एग्जाम जिसके बारे में आपको पहले से ही कुछ जानकारी होगी, जिसमें लगभग नहीं कम 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। एसएससी जीडी में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। 20 प्रश्न होते हैं हिंदी के, टोटल उसका 80 प्रश्नों का पेपर होता है, जिसमें से 20 प्रश्न हिंदी के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। अगर आपके पास हिंदी के 20 प्रश्न हैं तो 20 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। इस प्रकार से आपकी टोटल हिंदी जो है 40 नंबर की आती है। एसएससी जीडी में हिंदी 40 नंबर की आती है। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम जो भी देखते हैं, जैसे एमपीएसआई में हिंदी पूछी जाती है, यूपी पुलिस में हिंदी पूछी जाती है, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा वर्तनी शुद्धि, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी में इस टॉपिक से प्रश्न बनना अनिवार्य है। सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है कि इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो प्रश्न भी और जिनके आने की संभावना है वे प्रश्न भी आपके लिए मैं लेके आई हूँ, जिनको हम इस प्रकार से देखेंगे। समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस साइड आपके अशुद्ध वर्ण लिखे हैं और इस साइड आपके शुद्ध वर्ण लिखे हैं। सेम इस प्रकार भी इधर आपके अशुद्ध वर्ण और इधर आपके शुद्ध वर्ण लिखे हुए हैं। समझेंगे। शब्द है महाराजा। हम कह देते हैं नॉर्मल भाषा में कि भाई महाराजा होगा, तो महाराजा शब्द है वो गलत हो जाएगा और सही शब्द क्या होगा? महाराज। सही शब्द होगा महाराज। महाराजा नहीं होता, महाराज होगा। उसी प्रकार आपका शब्द है नेतागण। नेतागण, भाई नेतागण में क्या प्रॉब्लम है? नेतागण तो शुद्ध वर्ण है, जबकि नेतागण में शुद्ध वर्ण होगा नेत्रगण। क्या होगा? नेत्रगण। इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है विध्वंस। हम कहते हैं विध्वंस का साधारण सा अर्थ है तोड़ना, खत्म कर देना, विध्वंस करना। तो विध्वंस नहीं होता है, विध्वंस होता है। आपको ध का भी ध्यान रखना है कि आधा ध आएगा, ध धनुष का, घ घड़ी का नहीं आएगा, ध आएगा आधा और अम की बिंदी आएगी साथ में। अगला शब्द है ननिहाल। ननिहाल का मतलब है मामा का घर, नाना का घर। तो ननिहाल शब्द में बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, हमेशा छोटी की मात्रा लगती है। कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी की, ननिहाल। अगला वर्ण है दुस्वप्न। बुरा स्वप्न। दु का अर्थ होता है बुरा स्वप्न, तो दुस्वप्न शब्द नहीं होता है, शब्द होता है दूह स्वप्न। ये जो दूह स्वप्न शब्द आया है, ये दू में उपसर्ग लग के आया है। जो दू उपसर्ग है, ये उपसर्ग होता है आपका दूह उपसर्ग। दूह उपसर्ग लगा है स्वप्न शब्द में। उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगते हैं, आपको इस प्रकार की कुछ जानकारी हो तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, वही यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये शब्द होता है दूह स्वप्न। दूह स्वप्न गलत वर्तनी है, दूह स्वप्न सही वर्तनी है। अगला वर्ण है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद को समझेंगे। हमेशा बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम र की रेप कहाँ लगाए। र की रेप में बहुत कंफ्यूजन आता है, तो उसको अच्छे से समझना इस बात को कि जब भी आप र की रेप किसी वर्ण पर लगाते हो, हमने शब्द बोला है आशीर्वाद। आशीर्वाद, तो जहां पर हमारा र हम बोल रहे हैं उसके जस्ट बाद वाले वर्ण पर रेप लगेगी। हम कहा बोल रहे हैं? र, आशी र, सी के बाद हम र बोल रहे हैं, इसलिए र की रेप कहां पर लगेगी? सी के बाद। जब आप र बोल रहे हो तो सी पर नहीं लगेगी। र के बाद जो वर्ण आ रहा है आशी र वा, र के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? वा, तो रेप किस पर लगेगी? वा पर। तो वा पर रेप लगेगी, आशी र वाद। अगर आप यहां लगा दोगे तो इस रेप को जिस भी वर्ण पर रेप लगती है उस वर्ण के आगे पढ़ा जाता है र को। ये ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जिस भी वर्ण पर रेप लगेगी उस वर्ण के आगे ही पढ़ा जाएगा रेप को। अगर आपने यहाँ रेप लगा दी तो इसको पढ़ेंगे आरसीवाद। क्या पढ़ेंगे? आरसीवाद। जबकि आरसीवाद नहीं होता है, शब्द तो होता है आशीर्वाद। तो जहां आपको र बोलना है उसके पीछे वाले वर्ण पर हमेशा रेप लगाए। जहां आपको र बोलना है उसके पीछे वाले वर्ण पर। इसी प्रकार से आपकी शुद्ध वर्तनी होगी आशीर्वाद। उज्ज्वल शब्द को देखेंगे। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, उज्ज्वल शब्द जो है आपका, उज्ज्वल शब्द में जनरली बच्चे एक ज आधा और एक ज पूरा लगा देते हैं, जो कि क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। उज्ज्वल शब्द में दोनों ज आपके आधे आधे ही आएंगे। और क्यों आएंगे उसका भी रीजन है। जो आपका उज्ज्वल शब्द है वो उत धन ज्वल से बना है, जो कि एक संधि का प्रकार है, व्यंजन संधि है इसमें, उत धन ज्वल। तो उत धन ज्वल में तो अपने आप से पहले से ही आधा जो था, और जो उत में जो त है वो भी ज में बदल जाता है व्यंजन संधि के नियम अनुसार। तो इस प्रकार जो उत का त है वो भी ज में बदल जाएगा और इधर का ज आधा है वे भी आधा ही रहेगा। इस प्रकार उज्ज्वल में दोनों ज कैसे आएंगे? आधे। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि उज्ज्वल शब्द में दोनों ज आधे आते हैं। आगे देखेंगे
अगला शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। क्या होता है? जीने की इच्छा, जिजीविषा। तो इसको ध्यान रखेंगे, जिजीविषा में दोनों मात्राएं छोटी की नहीं आती, दोनों ज में पहली मात्रा छोटी की, दूसरी बड़ी की, फिर व में छोटी की। तो जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी ये होगी, न कि ये। अगला देखेंगे शब्द मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द में बड़ी की मात्रा न लगते हुए कौन सी लगती है? छोटी की। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं मंत्रिमंडल में अगर आप छोटी की मात्रा लगा रहे हो तो क्या मंत्री शब्द इस प्रकार से लिखेंगे? तो नहीं बच्चों, मंत्री शब्द में छोटी की मात्रा नहीं आएगी। मंत्री शब्द में तो अपने आप में बड़ी की ही मात्रा आएगी। मंत्री शब्द में बड़ी की ही मात्रा आएगी। लेकिन समझना, जब भी किसी शब्द का आप बहुवचन बनाते हो, जब भी किसी शब्द का आप बहुवचन बनाओगे और उसके अंत में अगर बड़ी की मात्रा है, एक वचन में अगर बड़ी की मात्रा है तो बहुवचन बनने पर छोटी की हो जाएगी। बहुवचन बनने पर छोटी की हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। मंत्री शब्द में बकायदा बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द में छोटी की मात्रा आएगी, क्योंकि मंत्री शब्द एक वचन था और मंत्रिमंडल बहुवचन बन गया है। उसी प्रकार से सत्वगुण शब्द नहीं होता, सत्वगुण होता है। शब्द होता है सत्वगुण। अगला शब्द है निर्दयी। तो निर्दयी शब्द में वर्तनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सोचोगे मैम निर्दयी सही तो लिखा है, निर्दयी शब्द में कहाँ कोई प्रॉब्लम है? तो निर्दयी शब्द में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझेंगे यहीं पर जो निर्दयी लिखा हुआ है शब्द, वो अपने आप में कोई वर्तनी नहीं होती है। निर्दयी शब्द हिंदी में कोई वर्तनी है ही नहीं, निर्दय शब्द होता है। कहते हैं ना कि वो बहुत निर्दयी है, तो बहुत निर्दयी नहीं है, वो बहुत निर्दय है। तो निर्दयी शब्द वर्तनी होती ही नहीं है हिंदी में, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है? निर्दय। अगला देखेंगे बच्चों निरपराधी। अगला शब्द है निरपराधी। तो जिस प्रकार से निर्दयी नहीं होता है उसकी जगह निर्दय होगा, उसी प्रकार से निरपराधी भी नहीं होता है। शब्द होता है निरपराध। शब्द क्या होगा? निरपराध। जैसे कहते हैं ना कि जिसने कोई अपराध नहीं करा है वो क्या कहलाएगा? निरपराधी। वो निरपराधी नहीं कहलाएगा, वो निरपराध कहलाएगा। निरपराधी हमारी हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं होता है। उसी प्रकार निर्दयी भी हमारी हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं होता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है बच्चों। आगे देखेंगे इधर अशुद्ध वर्ण इस साइड लिखे हैं, शुद्ध वर्ण इधर लिखे हुए हैं। इनको समझेंगे। निरोग शब्द, जिसको कोई रोग ना हो, जो निरोगी काया हो, उसको हम कहते हैं निरोग। तो ध्यान रखेंगे निरोग में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी बच्चों? बड़ी की। छोटी की मात्रा उसमें नहीं आती है। दूसरा निर्दोषी। जिस प्रकार से हमने ये दो वर्ण देखे थे, ये दो शब्द देखे थे, निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। उसी प्रकार से निर्दोषी भी नहीं होता है बच्चों, निर्दोष होता है। जिसने दोष नहीं किया है वो निर्दोषी नहीं होगा, क्या होगा? निर्दोष। अगला शब्द है श्रृंगार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द पढ़ रहे हैं हम बच्चों। ये मात्रा वाले भी जो बहुवचन बनने पर छोटी की मात्रा बन जाती है, और ये निर्दोषी, निर्दयी, निरपराधी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और श्रृंगार शब्द तो बहुत बार पूछा भी गया है बच्चों। जो श्रृंगार शब्द है इसको समझेंगे अच्छे से। जब हम इस प्रकार से श्र लिखते हैं, आप लोग इसी प्रकार से श्र लिखते हो, अब हमको श्रृंगार लिखना है, हमने हम की बिंदी भी लगा दी। अब हमको लगाना है श्रृंगार लिखने के लिए री की रेप। री की रेप, इसको समझना। जब आप श्रृंगार शब्द में री की रेप लगाओगे तो हिंदी का एक नियम है कि जब भी किसी वर्ण को किसी वर्ण के साथ जोड़ेंगे यानी संयुक्त करेंगे, तो एक वर्ण कोई भी आधा होना चाहिए। दोनों अगर व्यंजन व्यंजन जुड़ रहे हैं या एक व्यंजन और एक स्वर भी जुड़ रहा है तो दोनों पूरे नहीं जुड़ सकते। अब यहाँ पर इस री की रेप में री भी पूरा है और श्र भी पूरा है। आपने श्र के साथ री को जोड़ा है तो एक किसी भी वर्ण को आधा होना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से श्र में डायरेक्ट री लगाते हो तो यहाँ पर दोनों वर्ण पूरे हैं, इसलिए हम श्र को आधा कर देते हैं। तो इस प्रकार से लिखा जाता है श्रृंगार में श्रृंगार। इस प्रकार से नहीं लिखते जो कि शुद्ध वर्तनी आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप इस प्रकार से श्र में री की लेप लगाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला शब्द है वधू। यहाँ पर ध्यान देना, ये छोटी बड़ी की मात्रा की कहानी है, इसको समझना। जब भी कोई शब्द एक वचन में है, जैसे हमने कहा वधू, वधू शब्द एक वचन में है भाई, बहुत सारी वधुओं की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर वधू शब्द एक वचन में है तो उसमें कभी भी छोटा ऊ की मात्रा नहीं लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ा ऊ की। उसी प्रकार आप बहु शब्द को ले लो, इसी प्रकार हम बहु को ले ले। तो अगर आप बहु शब्द इस प्रकार से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक वचन में है तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? छोटा ऊ की। अब यही कहानी क्लियर करना
कि जब वधु भाई बहुवचन में आ जाए तब, जब वधु शब्द मैम बहुवचन में आ जाए तब क्या करें? तो वधु शब्द जब बहुवचन में आ जाएगा तब इसमें बड़ऊ की मात्रा गलत हो जाएगी। तब कौन सी मात्रा लगेगी? छोटाऊ की। तो आप देख रहे हैं जब वधु शब्द एक वचन में है तो उसमें बड़ऊ की मात्रा आएगी, और जब वधु शब्द बहुवचन में है तो उसमें छोटाऊ की मात्रा आएगी। उसी प्रकार बहुए शब्द भी जब आप लिखोगे तो बहुए शब्द में आपकी बड़ऊ की मात्रा आ जाएगी। जब बहुवचन में लिखोगे तब बहुवचन लिखोगे तब कौन सी मात्रा आ जाएगी? छोटाऊ की। जैसे वधुए होता है, यहीं पर आगे एक शब्द लिख लो, बहुए होता है, ठीक है। तो जब बहुवचन बनाओगे तो दोनों में कौन सी मात्राएं आएंगी? छोटाऊ की। और एक वचन में कौन सी मात्रा आएगी? बड़ऊ की। आगे देखेंगे सन्मुख। आपके सामने शब्द है सन्मुख। तो समझना, हम सोचते हैं कि मैम सन्मुख सही तो बोला है। सन्मुख शब्द बच्चों सही नहीं होता है, सम्मुख होता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि जो हमारे सामने हो, जो हमारे सामने हो वो क्या होता है? सम्मुख। सन्मुख नहीं, क्या कहते हैं उसको? सम्मुख। अगला शब्द है वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द जब आप इसको नहीं देखते हो तो आपको ये अपने आप में हमेशा शुद्ध ही लगेगा बच्चों। आपको लगेगा मैम वाल्मीकि सही तो लिखा है, लेकिन यही तो हमारी गलतियां हैं बच्चों जो परीक्षाओं में हमारे नंबर काट देती है, ठीक है। वाल्मीकि शब्द में ल में छोटी की मात्रा या म में छोटी की मात्रा नहीं लगती है, मात्रा लगेगी म में भी बड़ी की और क में छोटी की। ये वाला शब्द आपका एकदम से सही है और ये वाला गलत है। इन शब्दों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, म में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा। अगला शब्द है रूप और रुपया। देखो बच्चों, जो ये र में हम मात्रा लगाते हैं तो हम इस प्रकार से कुछ भी लगा देते हैं। हमें ये नहीं पता है कि छोटी की क्या है और छोटाऊ क्या है और बड़ाऊ क्या है। जब हम र में लगाएंगे, जब हम क में लगाएंगे तब तो हमको क्लियर है। जब आप क में मात्रा लगाओगे तब तो आपको इसको ये पता है कि ये इधर करा तो छोटाऊ, अगर इसको मैंने इधर करा तो बड़ाऊ। लेकिन र में हमको कुछ क्लियर नहीं होता, हम कुछ भी लगा देते हैं। रूप लिखना हो तो भी इस प्रकार से ही खींच देंगे, रुपया लिखना हो तो भी इस प्रकार से ही खींच देंगे। तो समझना, जब भी आप रूप लिखोगे तो उसमें हमेशा कौन सी मात्रा आती है? बड़ाऊ की। रूप जब हम लंबा खींचते हैं तो हमेशा बड़ाऊ होता है, और ये वाली जो मात्रा है छोटाऊ है। मैम छोटाऊ और बड़ाऊ में क्या अंतर दिख रहा है? तो देखो यहाँ पर आपको कोई गोला नहीं दिख रहा है छोटा सा, और यहाँ पर आपको एक गोला दिख रहा है। जब आप सिंपल खींचोगे तो ये छोटाऊ होगा और गोले के साथ लिखोगे तो ये बड़ाऊ होगा। और रूप में हमेशा कौन सा हुआ आता है? बड़ाऊ। जबकि रुपया में हमेशा कौन सा हुआ आएगा? छोटाऊ, जो आपका आगे लिखा हुआ है। अगर आपने रुपया शब्द में बड़ाऊ लगा दिया तो बच्चों वो गलत हो जाएगा, और रुपया शब्द में अगर आपने छोटा ऊ लगाया तो वो सही होगा। तो ये आपकी मात्रा में अंतर आपको क्लियर हो रहा होगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ठीक है। अगला शब्द है निरामीष। निरामीष का अर्थ होता है बच्चों जो मांस नहीं खाता है। तो इसकी वर्तनी हमें आनी चाहिए, ये आपकी वर्तनी शुद्धि के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। निरामीष में बड़ी ई की मात्रा न लगते हुए म में छोटी ई की मात्रा लगती है बच्चों। अगला शब्द है योगीराज। अब इसको आप समझेंगे, यहाँ पर आपने देखा है मंत्रिमंडल, इसको ध्यान रखो थोड़ा सा। मंत्रिमंडल में कौन सी मात्रा लगाई है हमने? बहुवचन होने पर छोटी की। तो योगीराज शब्द में भी बहुवचन होने पर छोटी की लगेगी, योगी शब्द में बड़ी की मात्रा आती है। कहीं ऐसा मत कह देना कि मैम योगीराज शब्द में छोटी की मात्रा आई है तो योगी में भी इस प्रकार से छोटी की आ जाएगी। नहीं बच्चों, योगी शब्द में तो बड़ी ई की ही मात्रा आएगी, ठीक है। योगी शब्द में बड़ी ई की, योगीराज शब्द में छोटी की। अगला शब्द है सशंकित। सशंकित शब्द नहीं होता है बच्चों, हिंदी में शब्द होता है संशय। शब्द क्या होगा? संशय। सशंकित शब्द हिंदी में नहीं होता है। जिस प्रकार से निरपराधी शब्द नहीं होता है उसी प्रकार से सशंकित शब्द भी नहीं होता है। शब्द होता है संशय। कौन सा शब्द होगा? संशय, ठीक है। इस प्रकार से आपका वर्तनी शुद्धि का ये सेशन है बच्चों, जो कि आपका ये पार्ट 1 है। हम अभी आगे और वर्तनी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इतनी सी वर्तनी के शब्द पढ़ लेने से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे। सेकंड टॉपिक भी इसका आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम इसी प्रकार से और वर्तनी के शब्द देखेंगे। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। जय हिंद साथियों।